नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम जीवन साथी में। दर्शकों, जीवन साथी वो शख्स, वो हमसफ़र जो ज़िंदगी भर हमारा साथ निभाते हैं और ज़िंदगी के सफ़र को खुशनुमा बना देते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत कपल से, श्रीमती मुदिता भारद्वाज, जो कि गवर्नमेंट सीनियर स्कूल संजौली में साइकोलॉजी की लेक्चरर हैं, और उनके जीवन साथी श्री लेखराज भारद्वाज, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। जी, देखिए सर, सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करते हैं। मैम, इजाज़त है? आपसे जानना चाहेंगे कि सर, आपकी जो शादी है वो क्या अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज है? हमारी जो मैरिज है वो बिल्कुल ही अरेंज्ड है, क्योंकि शादी से पहले हमारा जब रिश्ता तय हुआ उससे पहले हम एक दूसरे से मिले तो दूर की बात है, हम एक दूसरे को जानते पहचानते भी नहीं थे जी। इसलिए ये कम्प्लीटली अरेंज्ड मैरिज है जी, तो जब आपने मैम को देखा, जैसे कि आप अगर अरेंज मैरिज है तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पेरेंट्स ने लड़की को ढूंढा होगा, फिर आपने जब देखा उनको तो क्या आपने महसूस किया कि बस यही मेरी जीवन साथी होगी? मैरिज बेशक अरेंज्ड है, लेकिन मेरे मदर फादर ने लड़की को नहीं ढूंढा, ढूंढा मैंने ही है, और हुआ अरेंज तरीके से हुआ है जी। और मैं आइडियोलॉजिकली थोड़ा अलग सोचता हूँ जी। तो मेरा ये मानना था कि फर्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं सिर्फ थॉट्स और व्यू पॉइंट्स ही जानना चाहता था जी। और जब हम पहली बार मिले तो मुझे लगा कि मुझे वो मिल गए हैं जिसकी मुझे तलाश थी। जी, तो आप ये मतलब जब आपकी शादी की बात चल रही थी उस समय मिले हैं या आप पहले मिले हैं? आपको किस तरह से इनका व्यू पॉइंट, इनके थॉट्स, मतलब किस तरह से आपको पसंद आए? हमारी बातचीत होने से पहले मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में टीजीटी साइंस के रूप में कार्यरत था जी। और वहाँ इनके एक अच्छी परिचित मैम थे, वो भी टीजीटी साइंस थे। जी। आई वॉज अनमैरिड और वो कोशिश कर रहे थे कि भाई हमने आपके लिए लड़की देखनी है। जी। तो मैं उनको टालता रहता था, लेकिन उन्होंने मैनेज कर ही दिया कि एक दिन मिलना है मिलना है। तो हम मिल गए, बातचीत हुई और मुश्किल से हम 20 से 25 मिनट बैठे होंगे जी। और उसमें हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि वी आर फिट फॉर ईच अदर। जी, मतलब देखिए ना, तो मुझे लग रहा है कि जो हमने ये सुना है वो सही ही सुना है कि किसी को जानने के लिए 2 पल भी काफ़ी होते हैं। निश्चित तौर पर। जी। निश्चित तौर पर। जी, तो मैम अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको ये पता लगा कि आपने किसी से मिलना है तो किस तरह के भाव आपके दिल में थे? एक्चुअली मैं ऐसा तो कुछ नहीं था भाव, क्योंकि मैम भी उस टाइम रोडू में ही थी। वैसे मेरी स्कूलिंग यहीं शिमला से हुई है, सर तो रोडू में ही पढ़े हैं, मैं यहीं थी, हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। और इवन मैंने जहाँ मेरी मैरिज हुई है वो वाला एरिया भी नहीं था देखा, जबकि वो रोडू में ही है। जी। तो मैं जॉब करती थी प्राइवेट स्कूल में, तो मैम ने मुझे कहा कि आपका ना रिश्ता करना है मैंने। जी। तो मुझे ऐसे लगा कि भाई पहले तो पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। तो मैंने मैम को कहा कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, आप मेरे पापा से बात कर लो फिर मैं मिल लूँगी। तो उन्होंने, मैम ने पापा से बात की, तो मेरे फादर इंटरेस्टेड थे कि चलो ठीक है, एज है मैरिज की। मैं जॉब भी करने लगी थी प्राइवेट स्कूल में, फिर शायद टेस्ट वगैरह भी कोई दे ही रहे थे, इंटरव्यू वगैरह। जी। तो फिर मैम ने शुरू करके तो मेरे को बता दिया कि ठीक है तुम मिल लेना जो भी है। तो सर से हम वहीं स्कूल में, मैम ने मुझे एक दिन बुलाया, तो वैसे ही बस बैठ के तो थोड़ी देर बात की, वही 20-25 मिनट हाँ, वही 20-25 मिनट, क्योंकि ये भी मेरे लिए शौक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उसी टाइम गांव गई थी और वहाँ का माहौल वगैरह तो थोड़ा ऐसा तो लगता था कि वही पता नहीं कैसा होगा। जी, मतलब ये पहले ऐसे शख्स हैं जो मतलब कि इस तरीके से आपकी लाइफ में एंटर होने वाले थे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, फर्स्ट टाइम ही मुझे ऐसा नहीं था, क्योंकि हम बेशक मैं शिमला में ही रही हूँ, यहीं पढ़ी हूँ, सब कुछ स्कूलिंग यहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी यहीं हुई है, फिर भी थोड़ा मैं इतनी वो नहीं थी। सबसे बड़ी हूँ मैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरे पेरेंट्स वगैरह जॉइंट फैमिली में थे, मेरे दादा दादी थे, तो आपको पता ही है थोड़ा लड़की पर ये कि तुम सबसे बड़ी हो घर पर। जी। तो फिर इस वजह से मैं इतना इंटरेस्ट कहीं नहीं रखा, तो जो था मैं कहा जो घर से बोलेंगे वही करूँगी। इवन जो रिश्ता हुआ है वो मेरे चाचू ने किया हुआ है जी। मेरे फादर इतने में, जैसे चाचू ने बोला तो मेरे फादर बोला ठीक है जो तुम करोगे वही ठीक है।
जी, तो देखिए आपके लिए किस्मत ने एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी हाँ, चुना है। हाँ जी। आपके क्या सोचती थी आपकी मेरे हस्बैंड में क्या-क्या गुण होने चाहिए? ये तो था एक, बोलते हैं ना एक लड़की जब थोड़ी वो होती है, एक सपना तो होता ही है। जी, बिल्कुल। तो मुझे यही लगता था कि चलो ठीक, मतलब जो मेरे विचार है वो मिलने चाहिए उनसे, जी। कि थॉट्स होने चाहिए और मेरी जो फीलिंग है वो समझे उसको। तो यही सर में है। और मैंने इनसे, उसके बाद हम, मेरी शायद 1 साल के अंदर ही गवर्नमेंट जॉब लग गई। जी। तो थोड़े टाइम मैं नारकंडा में थी और उसके बाद मैं मैरिज के बाद वापस, हम एक ही स्कूल में थे, तब हम क्लीग थे दोनों ही। जी, जी। तो काफ़ी एक्सपीरियंस, सर को काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो मैं तो न्यू थी उस टाइम जॉब में। जी। तो सर से बहुत कुछ सीखा है मैंने कि जी। किस तरह से टाइमली, मैं थोड़ी इस तरह से लेजी थी, कोई जाना कोई काम करना तो इतना फास्ट नहीं करते, पर सर बहुत वो करते रहते थे। जी, आपको नहीं, बहुत थोड़ा मोटिवेशन हाँ मिली है जी, आपके जीवन साथी से। बहुत मोटिवेशन जी। मिली है। तो सर आपको जब ये पता लगा कि ये भी टीचिंग लाइन में है, तो आपको मतलब कुछ ऐसा भी थोड़े से थॉट्स आए थे कि चलो हम लोग सेम लाइन में ही है तो आगे चल के हमारी ज़िंदगी का सफ़र अच्छा रहेगा? नहीं, मुझे ये ज़रूरी नहीं था कि टीचिंग लाइन में हो, पर मुझे ये पता था कि मैं जिससे शादी करूँगा उसकी जॉब नहीं भी लगेगी तो मैं लगवा सकता हूँ। जी। इतना अपनी मैं कैपेबिलिटी समझता था कि बेशक मुझे अगर किसी को शुरू से भी पढ़ाना पड़े तो भी 1-2 साल के अंदर उसकी जॉब लगेगी ही लगेगी। पर ये मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था कि मेरी जो वाइफ होगी वो सर्विस ही करेगी, हाउस वाइफ ना रह के वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जाएगी ही जाएगी। जी, मतलब आप इतनी तैयारी करवाएंगे, मोटिवेट करेंगे। मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि भी मेरी वाइफ जॉब करेगी। अगर वो कैपेबल नहीं भी होगी तो मैं उसको कैपेबल बना सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास था। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है कि जीवन साथी में अगर ये चीज़ हो कि मैं अपने साथी को उतना कैपेबल बना सकता हूँ, तो इसके लिए आप सच में बधाई के पात्र हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपकी शादी हुई उसके बाद किस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में आए? जैसे कि मतलब सबकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि घर का परिवेश कुछ और होता है, जब आप ससुराल जाते हैं शादी करके उस समय का माहौल कुछ और होता है। क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में और किस तरह का सपोर्ट आपको मिला फैमिली से? एक्चुअली में जैसे मेरी मैरिज हुई तो वहाँ भी जॉइंट फैमिली थी, ये 4 ब्रदर्स है जी। तो हम 3rd नंबर पर है, 2 की मैरिज हुई थी पहले। तो मेरे मदर इन लॉ थे, फादर इन लॉ नहीं थे मेरे जी। तो इतना मुझे लगा नहीं कि मेरी मैरिज हुई है, क्योंकि ऐसा लगा नहीं। उन फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन जो मेरी दोनों जेठानियाँ हैं तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि जो मुझ में कमी होती थी वो पहले ही पूरी कर देती थी वो दोनों ही, कि भाई जैसे होता है ना एक मदर इन लॉ का वो होता है। तो उन्होंने, मदर इन लॉ ने भी कभी ऐसे नहीं मुझे वो किया कि भाई इस तरह से नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। पर फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, जो मेरे इन लॉज के हैं। तो जो भी मेरी देवरानियाँ थी, बोलते हैं ना कि जो पिछले जन्म में बहनें होती है, सगी बहनें, वो इस जन्म में देवरानी और जेठानी बन के आती है। शायद हमारा यही रिश्ता रहा है। तो वो काफ़ी सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे हर उस फील्ड में, कोई भी वो है। क्योंकि चलो जॉब करने वाली थी, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस था बाहर रहने का वो, पर जो घर का माहौल है वो तो वही जानता है जो घर पर रहता है। तो इसलिए उन्होंने, मुझे लगा नहीं ऐसे कि कहीं मैं ऐसी जगह पड़ गई हूँ होता है ना थोड़ा सा, तो मुझे लगा नहीं है। सर का भी काफ़ी सपोर्ट रहा हर फील्ड में। जैसे अब गांव में आपको पता है कि काम भी करना पड़ता है, तो सर ने मेरे साथ हर फील्ड में साथ दिया है। अगर बगीचे को जाना है तो साथ चलना, मुझे कुछ काम बताना तो इस तरह से करना है। तो ऐसा लगा नहीं मुझे कि भाई मैरिज होने के बाद कि थोड़ा सा कभी ऐसा होता है ना कि भी ऐसा क्या हो, कहाँ फंस गए, नहीं ऐसा नहीं लगा। जो होता था तो फिर फैमिली में जो मेरी जेठानियाँ थी तो उन्होंने बड़े उससे मुझे सपोर्ट किया है। तो मुझे ऐसे नहीं लगा, जब भी कभी कुछ होता था तो वो सपोर्ट कर लेते थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, चलता है ऐसा। तो लगा नहीं ऐसे मैम कोई ज़्यादा वो। तो देखिए सर, हमने मैम से तो जान लिया, अब आप हमें बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि भाई मैं मदर और वाइफ के बीच में थोड़ा फंस गया हूँ, किसी एक बात को लेके कोई दो विचार बने हो, या आपको लगा हो कि अब किसका साथ दूँ, माँ की सुनूं कि वाइफ की? कभी भी नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आई। नहीं सर, आप बोल सकते हैं अगर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। इवन
मेरी मदर अब अलाइव भी नहीं है, स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर, 4 ब्रदर्स, 4 भाई हैं हम, हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे। अभी भी हम एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जी। कि और भी सर कोई देखिए, बहुत ज़्यादा जहाँ पर difference है। जिस फैमिली में भी लोग प्यार से रहते हैं तो यही माना जाता है कि स्वर्ग यही है और सारे तीर्थ भी घर में ही। आपको निश्चित कहीं तौर किसी तीर्थ यात्रा की ज़रूरत ही नहीं होती है अगर आप एक घर में प्यार से रह रहे हैं। निश्चित तौर पर, और हम बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती ये सोचने की जी। कि अब किस तरह देखिए से। सर, नोक झोंक तो होती ही है परिवार में या मैं कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ में। तो अब मैं सच सच जानना चाहूँगी आपसे कि नोक झोंक होती है, आप अगर इनको डांटते हैं तो मनाता कौन पहले है? ये डांटने और मनाने की जो कार्यक्रम होता है, ये शादी के शुरुआती सालों में होता है थोड़ा बहुत। तो सर हम और शुरुआती पल ही जानना चाहेंगे। शुरुआती सालों में थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि 2 फैमिलीज के जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जी। थोड़ा डिफरेंस रहता जी। है और एडजस्टमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जी। तो जब ये ऐसा होता था तो 1-2 बार मुझे भी मैं भी थोड़ा मतलब एडामेंट हो गया कि भी मैं रूठ गया, पर वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वो बड़ी गलती है, रूठ के नुकसान ही है, तो हमने छोड़ दिया, वो रूठने का धंधा ही छोड़ दिया है। जी। फिर ये लगता था तब कि भी कब मनाते होंगे। अच्छा, आप इंतजार करते हैं कि मनाए। और अब जी। कुछ सालों के बाद लगा कि ये मनाने मनाने का धंधा नहीं होना, इसलिए रूठो ही मत। ये काम ही खत्म। जी। और मैम आप कब सर को डांटती है? क्या एक ऐसी मतलब ऐसी कुछ आदतें हैं या कोई बात ऐसी है जो पसंद नहीं है जिसकी वजह से आप डांटती हैं या फिर कोई और तरीका है आपका आपके पास समझाने का? नहीं, वैसे है नहीं है सर, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड, जैसे कोई चीज़ कोई इसमें ना तो उसमें लग जाएंगे कि ये ऐसा करना है, मुझे बस ऐसे करना है। जी, मतलब तो इस थोड़ा तरीके से करना है तो इसी तरीके से हाँ, करना है। थोड़ा जी। तो फिर ऐसे बोलेंगे, थोड़ा इतनी जल्दबाजी नहीं, थोड़ा आराम से, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। तो ऐसा है नहीं है, पर ये है कि किसी भी काम के लिए कभी सर में बड़ी वो होती है कि ये भी करना वो भी करना है, तो इसके लिए थोड़ा भी नहीं, हो जाएगा आराम से, कोई बात नहीं, आप इतना वो मत हो जाओ, एक्साइटेड मत हो जाओ। जी। तो ऐसे मतलब कहते हैं ना कि जिंदगी में थोड़ी खट्टी मीठी नोक-झोंक तो होनी चाहिए। अगर प्यार ही प्यार होगा तभी इंसान बोर हो जाएगा। ये तो ये नोक-झोंक मतलब चलती रहती हाँ, है ये बीच तो पे, है। और जाहिर सी बात है मतलब चलनी भी चाहिए। अच्छा, आप क्या कोई ऐसी कोई खास जगह है जहाँ पर आपको जाना पसंद है, या फिर शादी के बाद किसी खास जगह आप गए होंगे, आपको लगा होगा कि मैं अपनी वाइफ को ये जगह दिखाऊंगा, या आपको लगा होगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर मेरे साथ चलें? ऐसे तो नहीं है, पर सर एक बार हम इन्होंने उधर जाना था, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जी। तो वैसे ही मेरी जो बड़े वाली डॉटर है वो थोड़ी मतलब 3 साल की थी, तो इतना दूर ले जाना थोड़ा मुश्किल था। तो दिल तो मेरा भी कर रहा था कि जाना है मुझे, पर बाय चांस वो कहते हैं ना, शायद दिल की वो बात सुन ली हो, तो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही बताया कि अगर तुम भी चल सकती हो तो चल पड़ो, कुछ नहीं होता। जी। तो घर पर हमने बोल दिया, तो जो इनके बड़े वाले ब्रदर हैं वो पहले ही गए हुए थे उधर, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ले जाओ तुम बच्चे को साथ, कुछ नहीं है, चले जाओ। तो मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि भी मैं भी जाऊं, शायद केदारनाथ बद्रीनाथ मैं ना देख पाई, पर सर ने ये पॉसिबल कर दिया है। तो मेरी छोटी बड़े वाली डॉटर जो 3 साल की थी, तो हम उसको लेके केदारनाथ पहुंचे, और सर ने बिटिया को मतलब गौरी कुंड से अपने कंधे पर उठाया और ऊपर केदारनाथ तक, उसमें सभी इनको, हाँ सब इनको बोले बच्चा सो रहा है, वो कहीं नहीं जाती थी। मतलब बच्चों का ज़्यादा अटैचमेंट पापा से है, वो अटैच्ड पापा से क्या, उनको ये लगता था कि नहीं पापा नहीं कहीं जाने चाहिए। तो ये है, बाकी तो जहाँ जाना होता है तो सर ऐसे नहीं जाते, कहीं भी प्रोग्राम बनता, अब तो थोड़े बच्चे बड़े अभी जा नहीं सकते, जैसे पढ़ाई की वजह से बच्चों की, नहीं तो हमारा हर सर्दियों में कहीं ना कहीं जाने का टूर होता है, तो सर अकेले नहीं जाते कि फैमिली को साथ लेके जाते हैं। देखिए सर, मैंने एक चीज़ अभी नोटिस की कि आप लोग, मैम ने कहा आप लोग घूमने गए केदारनाथ जब डॉटर हो गई थी आपकी, आप शादी के बाद उनको कहीं नहीं लेके गए हनीमून वगैरह? हनीमून कोई बड़ा ज़रूरी नहीं होता कि कहीं बाहर ही बनाया जाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक घूमने की बात है, काफ़ी प्लेसेस हम घूम चुके हैं, और ये इसकी कोई मैं लंबी प्लानिंग में विश्वास नहीं करता, ये क्षणिक होता है कि आज प्लान बन गई तो हम कल भी चल सकते हैं।
काफ़ी स्टेशंस हमने देखे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ तो शायद इन्होंने ये धार्मिक ज़्यादा है ना, इसलिए आपको इन्होंने वही स्टेशन बताए। अच्छा। कि हम फर्स्ट टाइम वहाँ एक बार वहाँ भी गए थे। अदरवाइज वी हैव विजिटेड ए लॉट ऑफ प्लेसेस एज वेल, और जिंदगी रही तो कई जगह और भी घूमेंगे जी। पर मैं बहुत लंबी प्लाने नहीं बनाता कि भी 5 साल का भी सोचो, 20 साल का भी सोचो। चलेगा जीवन में जब जैसे मतलब मौके आते हैं जहाँ घूमते का हैं। मूड हुआ, जैसा मौका लगा, बस हाँ, निकल लिए घूमने। निकल लिए। चलिए, जानना चाहेंगे सर आपके बच्चे कितने हैं, क्योंकि आपने बताया छोटी डॉटर भी है, बड़ी डॉटर भी हैं, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 डॉटर्स हैं जी। एक +2 की है अभी और एक 10th में है। जी। वो इस बार ही 10th में गई है। 2 जी। बच्चे हैं मेरे। जब आप सबसे पहले पेरेंट्स बने थे तो कैसा महसूस हुआ था आप लोगों को? वो एक अनुभव अलग ही होता जी। है मेरे ख्याल में। इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते जी। हैं। और आदमी का तब उसके पश्चात जो है एक सोच भी बदल जाती है, व्यवहार भी बदल जाता है और चाल भी बदल जाती है। तो ये सबसे प्लेजेंट मोमेंट होता है जी। किसी की लाइफ के बाद, जब खासकर पहला बच्चा होता है। जी, शायद मतलब कुछ ऐसा बहुत ही कि- आनंददायक जी, एक इंसान क्षण होता है। सेल्फलेस हो जाता है, मतलब फिर उसको जो भी करना है अपने बच्चों के लिए ही करना है, कुछ इस तरह का इंसान हो जाता है, ज्यादा जिम्मेदार। इतना मोह भी नहीं रखते हम कि भी जो भी करना है वो बच्चों के ही लिए करना है। बच्चा भी इस समाज का एक प्राणी है, इस पृथ्वी पर एक प्राणी है। हाँ, ये अलग बात है कि भी ज़्यादा केंद्रित जो है उधर होता है। जी पर ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा जी। नहीं। अब मैम के विचार जानना चाहेंगे इसी बात पर। मैम ऐसे तो मुझे तो बहुत, आपको पता ही है, जब मदर फर्स्ट वो होता है कि बच्चा, वो जब फर्स्ट टाइम ही आप ऐसा लगता है कि एक कंसीव कर लिया बच्चे को, तो आपको एक अलग सी फीलिंग होती है, एक तो completeness feel हाँ, होती है, तो जी। जैसे ही बेटी मेरी फर्स्ट हुई है तो मुझे तो बहुत वो हुआ है, जैसे बोलते हैं कि उस टाइम तो ये बोलते हैं कि बड़ी वो होती है, पर जो खुशी आती है उस सारी आप मतलब जो आपकी दुख वो जो भी होते हैं वो सारे मिट जाते हैं बच्चों के उसमें। जी। और एक अलग ही वो है, क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल आपकी उसमें हो तो आप उसकी तरफ बिल्कुल अटैच्ड हो जाते हैं, जी। उसकी हर एक फीलिंग की, हर एक वो स्पोर्ट के लिए। और वैसे उसमें ज़्यादा मतलब बच्चों में ये है कि ज़्यादा सर को ही उसमें सपोर्ट रहा है बच्चों का, कि जी। देखने वगैरह में कोई भी वो सर ने ज़्यादा वो सपोर्ट किया है बच्चों के साथ मुझे, क्योंकि वर्किंग थे हम दोनों ही। और वैसे मेरी एक ननंद है, उन हमारे साथ ही रहते थे वो, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी मतलब वो बच्चों को देखने वगैरह जी, में, बच्चों तो की कब- परवरिश में। हाँ बहुत वो किया। फर्स्ट डॉटर जो फर्स्ट वाली है वो तो उन्होंने ही वो किया, उन्होंने तो मतलब एज मदर मेरी हेल्प किया, जैसे मदर करते हैं ना, तो जी। कि उस तरह से उन्होंने मेरी हेल्प की है वहाँ पर। मुझे लगा नहीं है कि जैसे ऑफिस से आना तो एक वो था, कोई वो नहीं, मैं रिलैक्स हो के आती थी। इवन सर हम साथ होते, चलो चलो घर में बच्चा है। जी तो ये है जी, आप वैसे- रिलैक्स होती थी कि भाई हाँ जब मेरी ननद है हाँ और वो देखने वाले जी, हैं जी। तो आपको पता है आप रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा कि बिल्कुल। चलो बच्चा ठीक है, बस यही। देखिए, आपने बताया कि सर से बच्चे ज़्यादा अटैच्ड हैं और सर ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। अगर मान लीजिए बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो डायरेक्टली सर के पास जाते हैं या आपके पास आते हैं कि मम्मी हमें ये चीज़ चाहिए, नहीं, या कुछ और बात है तो आप भाई पापा को बोलिए? नहीं आते तो मेरे पास ही है, बोलते तो मेरे के पास ही है, जी पर फिर अगर ज़रा थोड़ा सा मैं बोल दूं कि नहीं ऐसा नहीं है तो फिर पापा के साथ लग जाते हैं, तो पर जो वहाँ बोलते से नहीं मत मिलेगा फिर इधर को आएंगे। जी। फिर पापा से ही हो जाता है, जी। ऐसा नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों को मान लीजिए आप डांट रही हो और बच्चे कह दें कि आप हम पापा से आपकी शिकायत कर देंगे, हमें मत डांटिए? कभी ऐसा होता है या अक्सर बहुत- ऐसा होता है? बहुत बहुत हुआ है। जो तो मेरी छोटे वाली डॉटर है वो तो ज़्यादा वो है, वो जैसे गांव जाते थे, कहीं गए होते थे, मैं अपने मायके होती थी तो या तो उसने उसी टाइम फ़ोन उठाना, पापा मुझे मम्मा डांट रहे हैं, आ जाओ ले जाओ मुझे। ये है जी। मतलब हर वक्त बोलती थी कि पापा मम्मा मुझे बहुत डांटती है, बहुत बोलती रहती है, बिना मतलब से बोलती रहती है। जी, इवन जी। उसको ये शिकायत रहती है अभी भी, अगर कहीं सर चले जाएं तो वो बोलती है कि
पापा आप मत जाया करो, मम्मा ना हमें ढंग से खाना नहीं खिलाते। मतलब शिकायतों का शिकायतों पिटारा का, होता है और वो पापा के सामने खुलता है। हाँ। जी सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने डांटा हो बच्चों को? क्योंकि अब मैम का जो हमने सुन लिया, लगता तो नहीं है कि कभी भी डांटा होगा। नहीं, बच्चों को डांटना के तो अनेकों मौके आते हैं और बहुत बार जी। डांटा होगा मैंने बच्चों को। जी एक जायज़ तरीके से और एक सही सीमा तक जी। कई बार डांटा होगा। जी। और इवन आज की तारीख में भी मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, पर जहाँ डांट की ज़रूरत होती है वहाँ डांट पड़ ही जाती है। जी। मैं तो एक शिक्षक बैकग्राउंड से हूँ, बिल्कुल। तो शिक्षकों की तो वैसे भी स्कूल में आदत हो जाती है। जी। स्कूल में जहाँ भी टीजीटी से लेकर प्रिंसिपल तक मैंने जो भी जॉब की, जी। तो थोड़ा मैं सख्त मिजाज का तो रहा हूँ, लेकिन बच्चे स्कूल में भी मुझसे इतना ही प्यार करते थे। जिस भी इंस्टीट्यूशन में मैंने जॉब की है, जी। जितने घर में बच्चे प्यार करते, स्कूल में आज भी अगर मैं जाऊँ अपने पुराने स्कूल में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे के सारे बच्चे खुश होंगे, सब के सब बच्चे मेरे पास आएंगे, मेरे से गले मिलेंगे। जी। मतलब लेकिन डांटना तो पड़ता है बच्चों जी। को, ये ज़रूरी चीज़ है। मतलब देखिए सर, ये बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चों के लिए एक टीचर फादर फिगर भी बन पाए, और जो आपने हमें अभी बताया, तो मुझे लगता है कि आप जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहे होंगे, तो आप ज़रूर फादर फिगर रहे होंगे हर बच्चे के लिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सीधा ही अनाउंसमेंट होती थी स्कूल में कि भी जी। किसी बच्चे के पास वर्दी नहीं है जी। तो परेशान नहीं होना, किताब नहीं है तो परेशान नहीं होना, बैग नहीं है तो परेशान नहीं होना। परेशान सिर्फ इसलिए होना है कि हमने पढ़ा नहीं है। जी। पढ़ना आपको पड़ेगा, समझ में नहीं आया तो भी परेशान नहीं होना। जी। उसके लिए टीचर्स रखे हैं। जी। और टीचर्स, मैं भी टीचर हूँ, अगर एक टीचर से नहीं, दूसरे से, तीसरे से, पर मुझे बच्चों का प्यार हर जगह ही मिलता है। जी। मैं चाहे गांव में हूँ, घर में हूँ, स्कूल में हूँ, या कहीं पर भी हूँ। जी। और मैं भी बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, जी। इनफैक्ट। जी। और देखिए सर, हम चाहेंगे कि आप दोनों जिस तरह के शिक्षक हैं, वैसे शिक्षक हर इंस्टीट्यूट को मिले, और हर शिक्षक मतलब आपसे प्रेरणा ले और वैसा ही फादर फिगर बच्चों के लिए बने, ताकि बच्चों का भी शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान हो। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली के लिए, आप दोनों किस तरह से समय निकालते हैं? क्योंकि एक मतलब जो एजुकेशन में जो लोग होते हैं, उनका देखिए सबसे पहले वो स्कूल जाएंगे, स्कूल से भी खूब सारे रजिस्टर्स ले आते हैं कि ये वाला भी भरना है, ये वाला भी भरना है। तो किस तरह से आप टाइम निकालते हैं, और बच्चे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपके बच्चे आपसे? कि होता ही है ना कि पापा हमारे साथ खेलें या मम्मी हमारे साथ बैठें, स्टोरीज सुनाएं, इस तरह का किस तरह से करते हैं? देखो, एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। जी। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास हमेशा ही टाइम डेफिसिट है, जी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पास हमेशा ही खाली वक्त भी है। तो जी। ये बिल्कुल आपकी प्लानिंग पर निर्भर करता है कि आप समय को प्लान करते हैं अगर, तो किसी के लिए समय की कमी नहीं है। बच्चों के लिए जितना ज़रूरी समय है वो निश्चित है समय। जी। मेरा अपना जो सोने का समय है वो भी निश्चित है। जी। मैं उतने बजे बेड में जाऊंगा ही जाऊंगा। जी। लेकिन क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक, जी। 10वीं तक, जब मेरी बड़ी बेटी 10वीं कर गई है, छोटे वाली अब 10th में, मैं सारे ही सब्जेक्ट खुद करवाता हूँ बच्चों को। जी। उनको पूरा टाइम देता हूँ, और शायद उसका बेनिफिट भी उनको मिलता है। लेकिन मैं इस चीज़ में नहीं बिलीव करता कि बच्चे रात के 1:30 बजे भी पढ़ने ही लगे हुए, जी। वो चीज़ नहीं, और इतना टाइम मैं देता भी नहीं अपने बच्चों जी। को। तो उनके लिए एक लिमिटेड सा जो टाइम ज़रूरी है वो हर वक्त मिलता है उनको। जी। उनको बस तक छोड़ना है, उनके लिए कॉपी किताब का अरेंज करना है, उनको होमवर्क कराना है, और उनको जो चीज़ स्कूल में समझ में नहीं आई वो खुद ही मैं सारे के सारे सब्जेक्ट करवा देता था, सिर्फ 10th तक। 10वीं के बाद जब 11वीं 10+1 में बेटी आई, तो मैंने बोला बेटा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसके बाद स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ होती है, और मेरी स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए जितनी समय की ज़रूरत होती है वो मैं पूरा समय देता हूँ बच्चों को, अपने बच्चों को। और मैम, आप किस तरह से मैनेज करती हैं? क्योंकि घर पहुँच के आपको तो एक और भी टेंशन होती होगी कि भी पहले मैंने खाना बनाना है, फिर मतलब किचन से फ्री होना है। किस तरह से आप मैनेज करती हैं टाइम? मेरे बच्चे मैम खुद ही अब समझ आते हैं कि हमारी मम्मा के पास जो टाइम है वो ऐसे है कि किचन में है, तो आके मेरे पास किचन में खड़े हो जाएंगे, तो अपनी बात सुनाएंगे, स्कूल की पूरी बात सुनाएंगे, पूरी स्टोरी सुनाएंगे। आज ऐसा हुआ है मम्मा, आज ऐसा हुआ है,
क्योंकि उनको खुद समझ है कि भी मम्मा के पास इतना टाइम नहीं है। वो जो मेरा स्कूल है वो शिफ्ट का स्कूल है, मैं 5:30 बजे फ्री होती हूँ, फिर 6, 6:15 बजे घर पहुँचती हूँ। तो बच्चे कई बार सोए होते हैं, तो जब उठते हैं तो जब किचन में होती हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ आके वो पूरा टाइम अपनी पूरी बात सुनाएंगे, मैं भी उनको बताऊँगी कि ऐसा है ऐसा है। वो टाइम ही उसमें ही हो जाते हैं बच्चे, उसमें ही खुश हो जाते हैं कि चलो मम्मा ने इतना टाइम दे दिया है, वही है जी। एक हम सफ़र के तौर पर आपका जो जीवन का सफ़र है वो आपके साथी के साथ कैसा रहा है? मैम, मेरा हम सफ़र के उसमें जीवन साथी में बहुत अच्छा रहा है, और सर ने मुझे हर फील्ड में, मतलब कोई भी आपकी वो है उसमें मेरी हेल्प की है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, कभी मुझे अपने आप को मैं सोचती थी कि आज मैं अब क्या करूँगी, ऐसा हो गया, क्योंकि मेरे फादर भी पहले बीमार हुए हैं, फिर वो उनकी डेथ हो गई। तो मतलब हस्बैंड जैसे बोलते हैं ना, जीवन साथी, इन्होंने पूरा सपोर्ट हर एक फील्ड में, कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो मुझे फ्री रखा है हर इसमें। तो मुझे लगा नहीं है कि भाई मैं कहीं एक बंदी हुई हूँ। जी, मतलब आपने एक मतलब समय के साथ साथ चलते हुए एक भरपूर जिंदगी का अनुभव किया है। उससे अनुभव से किया है। यही सवाल हम आपसे भी करना चाहेंगे कि आपका एक जीवन साथी के रूप में मैम के साथ किस तरह से अनुभव रहा है, आपका सफ़र रहा है, किस तरह से आपको मैम का सपोर्ट मिला है? बड़ा मज़ेदार होता है जीवन साथी का जो सफ़र है ना, बहुत ही खूबसूरत जवाब बहुत आपका। मज़ेदार होता है जी। जब हम शुरू में मैरिज के 3-4 महीने के बाद जब मैम की ट्रांसफ़र हुई जी। और ये मेरे स्कूल में है, हम दोनों एक ही स्कूल में आ गए। जी सुबह में टाइम का बड़ा पंक्चुअल, मैंने टाइमली जाना और टाइमली आना, जी और मैम थोड़े टाइम से कंप्रोमाइजिंग होते थे। जी जी। तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी समय तक तो मैं कोशिश करता रहा कि मैम टाइम से चलो, लेकिन इनसे वो नहीं हो पाया। जी। हमारे घर से स्कूल लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था, पैदल सफ़र, बाज़ार में ही वहाँ पर। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि भी मैं अकेले जाऊँगा, पर मैं टाइम से ही जाऊँगा। जी। तो शायद इनको अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन ग्रेजुअली वो भी चेंज हो गए। और इनकी जो फैमिली और मेरी फैमिली में थोड़ा हम टोटली ग्रामीण इलाके में जिया है मैंने अपना बचपन और जवानी भी जी। और इनकी पढ़ाई शिमला में हुई, तो जी। वो भी एक डिफरेंस था, इनमें थोड़ा मॉडर्न टच था। लेकिन हम पूरी तरह से मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से था, और ग्रामीण के अंदर जो एक गुण होते हैं वो सारे गुण या दुर्गुण अवगुण जो भी, वो सारे मेरे अंदर थे। जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते गए, सोसाइटी में इनका एक थोड़ा सर्कल बड़ा था, मेरा थोड़ा सर्कल छोटा था, और मैं उस सर्कल को बढ़ाना ही नहीं चाहता था क्योंकि शायद आइडियोलॉजिकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं दुनिया को बहुत बड़ी देखता था, मेरी दुनिया तब बड़ी छोटी थी जी। लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे जी। हालांकि आप कह रहे थे खट्टे मीठे अनुभव आते हैं, लेकिन वो अनुभव कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं। आज अगर मैं शिमला में जॉब कर रहा हूँ तो इनकी वजह से ही जॉब कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो अपने गांव से बाहर भी नहीं निकलना चाहता था जी। और ऐसा वक्त आया कि इन्होंने मेरे से पूछा कि यार बच्चे तो अब शिमला में पढ़ाने थे, और मैंने भी लाइट मोड में बोल दिया हाँ ठीक है पढ़ा दो बच्चे, और इन्होंने ट्रांसफ़र करवा दी। मैं बड़ा नाराज़ हो गया, ले यार ट्रांसफ़र ही करवा दी। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा शिमला, आप चले जाइए। लेकिन 10-15 दिन के अंदर ही, लेकिन देखते हैं ना, चली तो मैम की वो तो हमेशा चलती भी रहेगी, मैम की ही चलती रहनी। जी सर, आप लोगों का जो सफ़र है, हम दुआ करेंगे कि ताउम्र इसी तरह से खूबसूरत तरीके से चलता रहे। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए खूबसूरत कपल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।